शुरुआत हम करते हैं कक्षा 3A की अनुष्का से और इनका विषय है समय का पहिया चलता है। आज मैं अनुष्का ठाकुर कक्षा 3वीं की छात्रा आपको समय के महत्व के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। आज का विषय है समय का पहिया चलता जाए। समय अपनी गति से बढ़ता रहता है। यह वह पहिया है जो कभी रुकता नहीं, हमेशा चलता रहता है। जीवन में समय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता, अतः मनुष्य को चाहिए कि जो समय उसे मिला है उसका सदुपयोग करे। समय सबसे बलवान है। किसी ने ठीक ही कहा है, काम करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ने होएगी, बहुरी करेगा कब। समय के सदुपयोग न करने से मन चंचल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम ठीक प्रकार नहीं कर सकता, उससे सफलता दूर भागती है। कबीरदास जी ने समय का गुणगान कुछ इस प्रकार किया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ने होएगी, बहुरी करेगा कब। सचमुच समय एक अनमोल वस्तु है। संसार में कोई भी वस्तु मिल सकती है, किंतु खोया हुआ समय वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि जो समय उसे मिला है उसका सदुपयोग करें। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में समय का ध्यान नहीं रखता, उसके हाथ असफलता और पछतावा ही लगता है। समय है तो जीवन है, अगर समय नहीं है तो जीवन भी नहीं है। समय को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, ना तो खोया हुआ समय वापस पाया जा सकता है। समय के इस पहिए के साथ चलने वाले व्यक्ति ही अपनी समझदार कहलाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं सिया रावत आज आपके सामने समय के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। समय धन से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो यह वापस प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि हम एक बार समय को गवा देते हैं तो यह वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समय के बारे में एक सामान्य कहावत है कि समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है। यह कभी भी किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए हमें अपने जीवन के किसी भी दौर में कभी भी अपने कीमती समय को बिना किसी उद्देश्य के व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें समय के अर्थ को समझना चाहिए और उसी के अनुसार इससे सकारात्मक ढंग से कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे हमें निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। यदि यह बिना किसी रुकावट के चलता रहता है तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे प्यारे सहपाठी, मैं निधि राणा कक्षा 3वीं की छात्रा आज आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है समय का पहिया चलता जाए। बीता अवसर क्या आएगा, मन जीवन भर पछताएगा। मरना तो होगा ही मुझको, जब मरना था तब मर ना सका, मैं जीवन में कुछ कर ना सका। यह सुंदर पंक्तियाँ श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता से ली गई है, जिसमें समय के महत्व को समझाया गया है। खोया हुआ धन फिर प्राप्त हो सकता है, किंतु खोया हुआ समय फिर लौट कर नहीं आता। इसलिए कहा गया है The time is good, क्योंकि समय बीत जाने पर सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता। फिर ये तो वही बात होती है कि मूसा चूकी डोमनी गावे ताल में ताल। किसी चित्रकार ने समय का चित्र बनाते हुए उसके माथे पर बालों का गुच्छा दिखाया है और पीछे से उसका सिर गंजा दिखाया है। अर्थात जो व्यक्ति समय को सामने से पकड़ता है, समय उसी के काबू में आता है। समय बीत जाने पर हाथ उसके गंजे सिर पर पड़ता है और हाथ कुछ नहीं आता। कछुए और खरगोश की कहानी में भी कछुआ इसलिए जीत पाया क्योंकि उसने समय के
के महत्व को समझ लिया था। इतिहास साक्षी है कि संसार में जिन लोगों ने भी समय के महत्व को समझा वह जीवन में सफल रहे। पृथ्वीराज चौहान के समय के महत्व को न समझने के कारण ही गौरी से पराजित हुए। इसके विपरीत जर्मनी के महान दार्शनिक कांट, जो कि अपना जीवन समय के बंधन में बांधकर कुछ इस तरह बिताते थे कि लोग उन्हें दफ्तर जाता देख अपनी घड़ियां मिलाया करते थे। आधुनिक जीवन में तो समय का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। आज जीवन में भागम भाग और जटिलता इतनी अधिक बढ़ गई है कि यदि हम समय के साथ साथ कदम मिलाकर ना चले तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। आज सभी समय के प्रति बहुत जागरूक दिखाई देते हैं। आज के युग को प्रतिस्पर्धा का युग भी कहा जाता है। आज इसलिए हर कोई सही समय पर सही काम करना चाहता है। कल किसने देखा है? अतः दृष्टि वर्तमान पर रखो और उसका भरपूर प्रयोग करो। वही असली कर्मयोगी की पहचान है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण हमारे सामने है। पहले वह समय का उचित सदुपयोग करके मिसाइल मैन कहलाए और फिर हमारे देश के राष्ट्रपति बने। चलते चलते मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूंगी। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। मेरा नाम माहिर है। आज मैं आपको समय के बारे में कुछ पंक्तियां सुनाने जा रहा हूँ। समय अपनी गति से बढ़ता रहता है। समय का पहिया एक ऐसा पहिया है जो कभी किसी लिए रुकता नहीं और रुकने वाला भी नहीं है। जो समय का सदुपयोग करते हैं उनकी जीवन उन्नति के पथ पर होती है और जो समझते नहीं है उनके जीवन में अंधकार छा जाता है। एक साधारण व्यक्ति अगर समय को बर्बाद ना करे तो वो भी महान बन सकता है। मैडम क्यूरी ने रात रात भर जागकर 20-20 घंटे मेहनत की और रेडियम की खोज की। उन्होंने अपने समय को बर्बाद नहीं किया और अपने काम में लगे रहे, इसीलिए उनका नाम आज रोशन हुआ है। अगर हम भी समय को बर्बाद ना करें तो हम भी महान बन सकते हैं। समय ही वो चीज है जो हमें रोशन करती है। कबीरदास जी ने समय का गुणगान कुछ ऐसे किया है। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में पगले होएगी बहुरी करेगा कब। हम विद्यार्थियों को समय सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमें समय पर पढ़ना चाहिए, समय पर खेलना चाहिए, समय पर अपने सारे काम करने चाहिए। जैसे कि दीप बुझ जाने पर तेल डालने से तथा चोरी होने से कोई लाभ नहीं, वैसे ही समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। धन्यवाद। सरल कभी है वक्र, रुकता थकता है नहीं, कभी समय का चक्र। प्रणाम, मेरा नाम आयुष शर्मा है। मैं कक्षा 30वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिनका शीर्षक है समय का पहिया चलता जाए। समय का पहिया लगातार बढ़ता रहता है। संसार की कोई भी बाधा उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। संसार की कोई भी प्रकार की किसी भी घटना से समय विचलित नहीं होता, वह अपना आगे बढ़ता रहता है। हमें समय के एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। कबीरदास जी ने सही कहा है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुत करेगा कब। इसका अर्थ है कि हमें समय अनुकूल ही कार्य करने चाहिए। जैसे कई बच्चे सोचते हैं परीक्षा तो अभी बहुत दूर है और वो तैयारी नहीं करते। क्या वो जानते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा? हो सकता है उनके घर में कोई शादी समारोह हो जिनसे उन्हें पढ़ने के लिए पर्याप्त समय न मिल पाए। ऐसे में उनका क्या होगा? उन विद्यार्थियों के कम अंक आएंगे और वो कक्षा में पिछड़ते चले जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे एक विनती करता हूँ
कि आप समय के एक एक पल को मूल्यवान समझकर उसका सदुपयोग करें। धन्यवाद। इतना सका, इसके आगे बड़े से बड़ा धन्यवाद। समय बीत जाने पर तुम बहुत पछताओगे। इतना अच्छा समा भला तुम दोबारा कब पाओगे। आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं अंगद सिंह, तीसरी कक्षा का छात्र आज आपके सामने समय का पहिया चलता जाए विषय पर बोल रहा हूँ। समय गतिशील है, यह नदी की धारा की तरह बहता है और इसे पकड़ना नामुमकिन है। तो समझदारी इसी में है कि हम समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मनुष्य जब संकट में होता है तो उसका धैर्य जवाब देता है और उसे लगता है कि वह कभी खत्म नहीं होगा। यह सोच अज्ञान के कारण ही आती है। जैसे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा अपनी दूरी पर घूम के रात्रि और दिन लाते हैं, वैसे ही समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। मनुष्य को पता नहीं चलता कि उसके सुख के पल कट जाते हैं और दुख के समय उसके मन में ऐसे ख्याल आते हैं जिससे वह अपने आप को मुसीबत में डाल लेता है। एक समझदार इंसान अपने सुख के पलों में बहुत प्रसन्न होता है और दुख के समय में ज्यादा चिंतित नहीं होता है। समय की एक अपनी महिमा है। ये दुख और सुख साथ लेकर निकल जाता है। दोस्तों, जो बच्चे अपना काम वक्त पर नहीं करते वह नोबिता बन जाते हैं और हर वक्त डोरेमोन और उसकी टाइम मशीन को ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों, असल जिंदगी में कोई डोरेमोन, कोई टाइम मशीन नहीं होती है। इसलिए हमें अपना काम खुद समय पर करना चाहिए। समय है तो जीवन है, समय नहीं तो जीवन भी नहीं। समय को रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, जो मनुष्य समय बर्बाद करता है वो खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। दुनिया के सारे सफल लोगों ने दूसरों की तुलना में अपने समय का ज्यादा सदुपयोग किया है, इसलिए वह औरों से आगे निकल पाए। समय गतिशील है, ये ना तो किसी के लिए अपनी चाल तेज करता है और ना तो किसी के लिए अपनी चाल धीरे करता है। तो अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद ना कीजिए। जिंदगी मिली है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमां हमारे रास्ते को तो तैयार हो जाओ आसमां झुकाने के लिए। धन्यवाद। समय का पहिया ना रुका है ना रुकेगा, बस हर कोई इसके सम्मुख झुकेगा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों को सादर प्रणाम। मैं पुष्पमप्रीत कौर, तीसरी स की छात्रा, इस भाषण प्रतियोगिता में समय के चलते पहिए की महत्ता बताने जा रही हूँ। समय का पहिया सदैव घूमता रहता है, इसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसीलिए कहते हैं कि समय के साथ चलने में ही भलाई है, ना आगे भागने में ना पीछे रहने में। समय की गति बलवान है, पर जो उसे ना पाए वही तो महान है। समय एक अमूल्य धन है जिसे सृष्टि ने हमें उपहार स्वरूप दिया है। भगवान के इस वरदान का बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना चाहिए। समय का पहिया सदैव चलता रहता है, गया हुआ वक्त कभी नहीं लौटता। विद्यार्थियों के जीवन में समय का महत्व सबसे अधिक है। जो विद्यार्थी शुरू से पढ़ाई करते हैं, परीक्षा में सदैव उत्तीर्ण होते हैं और सफलता उनके कदम चूमती है।
युक्ति इस बात का उदाहरण है कि समय के साथ चलकर ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। समय अपनी गति से चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। यह एक पहिया है जो कभी नहीं रुकता। यह आदिम काल से चलता ही रहा है और अंत तक चलता ही रहेगा। जो इस समय के अनुसार इसकी महत्ता समझ लेते हैं, वही जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। दूसरे जीवन के ज्ञान से अनजान रह जाते हैं। जो विद्यार्थी समय के साथ चलने की आदत डाल लेते हैं, वही व्यक्तिगत और सामाजिक सफलता हासिल करते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है। हमें इस कीमती वस्तु को गंवाना नहीं चाहिए। जो लोग समय की महत्ता नहीं समझते, हमेशा असफल और निराश रहते हैं। भगत कबीर ने सही कहा है, कार्य करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पल न होएगी, बहुरी करेगा कब। समय बिल्कुल रेत जैसा है, हम उसे पकड़ नहीं सकते, पर अगर हाथ से निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा। जैसे मुझे दीपक में तेल डालने का कोई लाभ नहीं होता, उसी तरह समय के साथ किया गया काम ही लाभदायक होता है। इसीलिए तो कहते हैं, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। विद्यार्थी जीवन सबसे महत्वपूर्ण समय है, जब हम अपने भविष्य की तैयारी करते हैं। इसीलिए हमें समय की महत्ता समझनी चाहिए। समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। इसीलिए किसी ने सही कहा है, समय बड़ा बलवान है, पल के झपके शाम है। समय कभी ठहरता नहीं, दो पल को सुस्ताता नहीं। जो भागे समय से आगे पछताता है, रह जाए जो पीछे वह घबराता है। साथ में जो कदम में लाता है, वही ऊंची शिखर को पाता है। पल में हंसी के लम्हे, पल में दुख की छाव दिखाता है। जिसने इसकी कदर करी, वही जीवन को सुख पाता है। धन्यवाद। पहिया तो चलता रहेगा, पर समय जी आपसे एक दुआ है कि जिन पलों में हम मुस्कुराते हैं, वो पल कभी खत्म ना हो। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकों और मेरे प्रिय साथियों। आज मैं हरबानी कोली तीसरी कक्षा की छात्रा आप सबके समक्ष समय का पहिया चलता जाए के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। समय का पहिया चलता जाए। आप सबने दीवार पर टंगी हुई घड़ी तो जरूर देखी होगी, जो हर समय अपनी मस्त चाल में टिक टिक कर चलती रहती है। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, सबसे बड़ी सबसे तेज, उससे थोड़ी धीमी और सबसे छोटी सबसे धीमी। घड़ी हमें सिर्फ समय ही नहीं बताती, बल्कि जिंदगी की सच्चाई का एहसास कराने में मदद करती है कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए। कुछ काम धीरे, कुछ काम तेज, पर आज का काम कभी भी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। जिसने समय को संभाल लिया, वह खुद संभल गया। जो चूक गया, पछताना उसका नसीब बन गया। तब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेल। समय ही हमें हंसाता है, समय ही हमें रुलाता है। समय के साथ टकराव नहीं हो सकता, समय के साथ हम बदलाव कर सकते हैं। समय सबसे बलवान है। आइए समय का आदर करना सीखें। अगर आज हम समय को संभालने का प्रण लेंगे, तो कल हमारा जीवन उज्जवल होगा। धन्यवाद। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पल होएगी, बहुरी करेगा कब। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों। आज मैं नैतिक गोयल आपके सामने समय का पहिया चलता जाए पे अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। समय सभी के लिए अनमोल है। यह अपनी गति से बढ़ता रहता है। यह पहिया है जो यूं ही चल रहा है और आने वाले समय में भी ऐसे ही चलता रहेगा। पृथ्वी पर समय सबसे कीमती है।
यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो वापस प्राप्त किया जा सकता है, पर बीता हुआ समय वापस कभी नहीं आता। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। यदि हम समय पर भोजन ना करें या दवाई ना लें, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। समय नदी की बहती लहरों जैसा होता है जो आगे बढ़ती रहती है। हमें समय पर सोना चाहिए और सुबह समय पर उठना भी चाहिए। हमें अपना दैनिक दिनचर्या समय पर करना चाहिए, वरना हम पीछे रह जाएंगे। कुछ लोग अपना समय आलस में बिता देते हैं। इस तरह वो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर देते हैं। समय बीत जाने पर पछताने से कुछ नहीं होता। समय के बारे में किसी ने सही कहा है कि अगर हम समय को बर्बाद करेंगे, ये हमें बर्बाद करेगा। समय बड़ा बलवान, टिक ना सके इसके आगे बड़े से बड़ा धनवान। समय बीत जाने पर तुम बहुत पछताओगे। जो नहीं पहचानते समय का मोल, कर नहीं पाते कोई भी अच्छा काम, नहीं कर पाते जग में ऊंचा अपना नाम। अगर जीवन में कुछ करना है, सबसे आगे बढ़ना है, तो हमें समय के महत्व को पहचानो। तो दोस्तों, हमें आज ये समझना चाहिए कि समय सफलता की कुंजी है और इसका सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। अमोलदीप है, मैं कक्षा तीसरी डी का छात्र हूँ। आज मैं आपको समय के सदुपयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। समय अपनी गति से बढ़ता रहता है। यह वो पहिया है जो कभी नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के सदुपयोग नहीं करते, उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है। समय के अनुसार चलने से साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझते, उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है। अगर हम अपना काम समय पर पूरा कर ले, तो हम पाएंगे कि हम कितने सुखी हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, अर्थात जब खेती सूख जाए तो वर्षा का कोई महत्व नहीं। दोस्तों, समय सूखी रेत की तरह होता है जो हाथ से फिसल जाता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते, वो हाथ मलते रह जाते हैं। दोस्तों, एक विद्यार्थी के जीवन में समय का बहुत महत्व होता है। अगर वो अपना काम समय पर पूरा कर ले, अगर समय ना गवाए, तो वो पाएगा कि वो कितना सुखी है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। समय का पहिया चलते जाए, कभी धूप तो छाए रहे, चेतन रहता सदा किसान, बोया बीज सजा कल्याण। धन्यवाद। बहुत अच्छा। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं तेजल बसरा तीसरी कक्षा की छात्रा आज आपके समक्ष समय का पहिया चलता जाए विषय पे बोलने जा रही हूँ। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है, या यूँ कहें कि भागता रहता है। समय किसी का गुलाम नहीं है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। समय को पुण्य चक्रित भी नहीं किया जा सकता। इसलिए हर व्यक्ति को अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे बलवान होता है, इसलिए कहा गया है, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। अर्थात व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। समय को सोने चांदी की तरह तिजोरी में बंद करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि समय तो गतिमान है। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, वह खुद अपना जीवन बर्बाद कर देता है। दुनिया के सारे सफल लोगों ने अपने समय का सही उपयोग किया, इसलिए वह दूसरों से आगे निकल पाए। समय अपनी गति से चलता रहे
किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और ना ही वह किसी के रोकने से रुकता है। विद्यार्थी जीवन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में ही समय का सही उपयोग करता है वह अपने जीवन को सफल बना ही लेता है। अक्सर कहा जाता है खोई हुई दौलत फिर भी वापस पाई जा सकती है, भूली हुई विद्या पुण्य पाई जा सकती है, परंतु खोया हुआ समय पुण्य वापस नहीं पाया जा सकता। सही समय पर किया गया कार्य ही सफलता की सीढ़ी है। सही समय निकल जाने के बाद किया गया कठोर परिश्रम भी आपको सफलता प्रदान नहीं करता। इसलिए हम सबको यह दृढ़ निश्चित करना चाहिए कि हम सब समय के साथ कदम मिला के चलेंगे, सही समय पे अपना सारा काम करेंगे ताकि हमारा आने वाला कल सुख और समृद्धि से भरपूर हो। धन्यवाद प्रिय मित्रों। मेरा नाम दिवनूर कौर है और मैं कक्षा 3वीं की छात्रा हूँ। आज जिस विषय पर मैं आप सबके समक्ष बोलने जा रही हूँ उसका नाम है समय का पहिया चलता जाए। जीवन में समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। समय सफलता की कुंजी है, लेकिन समय का पहिया अपनी गति से बढ़ता जाता है। वह किसी के लिए नहीं रुकता और उसे रोकने की शक्ति भी किसी में नहीं है। बीता समय भी कभी लौट कर वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे जितना समय मिल सके वह उसका सदुपयोग करे। जीवन का महल समय की घंटों और मिनटों की ईंटों से बनता है। प्रकृति ने किसी को भी अमीर या गरीब नहीं बनाया। उसने अपनी संपदा यानी 24 घंटे सबको बराबर बांटे हैं। मनुष्य चाहे कितना भी मेहनती क्यों ना हो, समय पर कार्य ना करने से उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। इसीलिए मित्रों, हमें आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टालने से हमारा काम अधिक हो जाता है। तो आओ हम सब प्रण करते हैं कि हम समय का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि इसी पर हमारी सुख सुविधा निर्भर है। धन्यवाद। जमाना मोबाइल फोन का जो आए सबके काम। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक और मेरे प्यारे साथियों, मैं कक्षा 4वीं की छात्र आज आपके सामने मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप के विषय में बात करने जा रही हूँ। आज का युग विज्ञान का युग है। आज विज्ञान के नए नए आविष्कारों ने विश्व में क्रांति ला दी है। जिन चीजों की मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, आज उन वस्तुओं के बिना उसका जीवन संभव नहीं, जैसे टेलीविजन, एसी, कंप्यूटर आदि। परंतु मोबाइल फोन विज्ञान की सबसे उत्तम देन है। मोबाइल फोन द्वारा व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रहकर अपने सगे संबंधियों से मिनटों में बात कर सकता है। अफसर से लेकर सड़क पर ठेला लेकर चलने वाला, सामान से पर उठाने वाला कुली इस सुविधा का फायदा उठा रहा है। मोबाइल फोन में सिर्फ बात करने की नहीं, इसमें अन्य ढेरों सुविधाएं हैं, जैसे घड़ी, कैलेंडर, अलार्म, फोन बुक, तरह तरह के गेम आदि। इसकी व्हाट्सएप और फेसबुक की सुविधा ने सबको इतना पास ला दिया है। इसकी एसएमएस सुविधा सबसे सस्ती और तेज है। मोबाइल फोन द्वारा हम अपने सारे बिलों का भुगतान कर सकते हैं। सारा काम अब मोबाइल द्वारा ही संभव हो गया है। इसमें कैमरे की सुविधा ने तो इसके उपयोग में 4 चांद लगा दिए हैं। कई लोगों को इसका फायदा भी हुआ है, साथ ही कई लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। कार चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने से व्यक्ति अपनी जीवन को जोखिम में डाल देता है, साथ ही दूसरों के लिए भी खतरा बन जाता है। मोबाइल फोन पर ज्यादा देर लगे रहने से व्यक्ति कई जरूरी कामों को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए यदि मोबाइल फोन का सही उपयोग किया जाए तो वह वरदान सिद्ध होगा। धन्यवाद। कक्षा 4 का विद्यार्थी आप सबके सामने मोबाइल वरदान या अभिशाप के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पिछले कुछ दशकों से हमारे जीवन में बहुत तब्दीली हुई है। हर रोज नई नई वस्तुएं तथा नए नए उत्पाद
सामने आ रहे हैं। उन उत्पादों में से एक है मोबाइल। मोबाइल का अर्थ है एक चलता फिरता हुआ उपकरण। इसका संबंध टेलीफोन से है, जो कि लैंडलाइन टेलीफोन से बिल्कुल अलग है। इस टेलीफोन की खासियत यह है कि यह तारों से नहीं जुड़ा होता, बल्कि बिना तार नेटवर्क से जुड़ा होता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह पर्स में या जेब में रखकर कहीं भी लेके जाया जा सकता है। आजकल बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन देती है। इससे व्यक्ति अपने रिश्तेदारों तथा अपने संबंधियों से जुड़ा रहता है। वे किसी भी जगह या देश के किसी भी कोने में हो, उसे संपर्क कर सकता है। सोचने की बात तो यह है कि मोबाइल फैशन का हिस्सा है या एक जरूरत। प्रारंभ में जब मोबाइल फोन दुकानों पे आए थे, तब इनका आकार बहुत बड़ा था तथा बहुत महंगे थे और फोन करने पर कॉल दर भी बहुत ज्यादा पड़ता था। इसलिए कोई अमीर व्यक्ति ही मोबाइल रख सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी मोबाइल रख सकता है। वास्तव में मोबाइल ने पूरे विश्व को मुट्ठी में कर दिया है। पहले कहते थे कि आपसी रिश्ते टूट रहे हैं, लेकिन मोबाइल ने परिवार को जोड़कर रख दिया है। इससे समय और आवागमन की भी बहुत बचत होती है। अच्छी बात यह है कि मोबाइल सेवा केंद्र में बहुत सारी कंपनी सक्रिय है, इसलिए आजकल बहुत प्रतियोगिता है। इससे पता चलता है कि मोबाइल आम आदमी के लिए वरदान है, लेकिन कई जगह यह वरदान अभिशाप ही साबित हुआ है। अब माँ बाप अपने बच्चों को महंगी महंगी मोबाइल लाकर देते हैं, जिससे उन बच्चों में लोग दिखावे की भावना उजागर होती है। वे मोबाइल को फैशन का हिस्सा समझ लेते हैं और उसका गलत उपयोग करने से भी नहीं घबराते। यदि नौजवान पीढ़ी मोबाइल का सही इस्तेमाल करे तो यह उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। कई विद्यार्थी परीक्षा के समय मोबाइल की नवनिर्मित तरक्की के माध्यम से परीक्षा में नकल करते हैं, जो कि एक जुर्म है। विज्ञान की इस तरक्की से हमें खुश तो जरूर होना चाहिए, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकना हमारा तथा हमारी सरकार का कर्तव्य है। माँ बाप को अपने बच्चों को इन वस्तुओं का प्रयोग करने से पहले इन चीजों के बारे में जानकारी देनी चाहिए और महंगी महंगी मोबाइल लाकर नहीं देने चाहिए। इसके लाभ होने के साथ साथ इसका ज्यादा प्रयोग करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके अंदर से निकलने वाली तरंगें हमारे दिमाग पर असर करती है, इसलिए हमें इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग कार, स्कूटर आदि चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जो कि दुर्घटना का कारण बनता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। जहाँ किसी चीज के लाभ होते हैं, वहीं कुछ हानियां भी होती है। यह बुराइयां मनुष्य के कारण मोबाइल के गलत उपयोग करने की वजह से है। यदि व्यक्ति मोबाइल का सही इस्तेमाल करे तो यह उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। यह तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह मोबाइल के विज्ञान की इस तरक्की को वरदान साबित करना चाहते हैं या अभिशाप। धन्यवाद। आज आपके समक्ष मोबाइल एक वरदान या अभिशाप के विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आज का युग विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र इसे छूता नहीं है। विज्ञान ने हर असंभव समझे जाने वाले काम को संभव कर दिखाया, और जिसमें मोबाइल फोन भी इसी की देन है। आज सबके पास फोन न हो, लेकिन मोबाइल फोन जरूर है। कंप्यूटर से भी ज्यादा आपको मिलेंगे विशेषताएं। वैसे तो मोबाइल फोन आता है बड़े काम, लेकिन कई लोगों ने उसका दुरुपयोग करके किया इसे बदनाम। मोबाइल के बहुत फायदे हैं, लेकिन यह भी सच है कि मोबाइल के नुकसान भी बहुत है। अगर हम फायदे की बात करें तो मोबाइल फोन मनुष्य की तरह स्मार्टली काम करता है। इसने अलार्म घड़ी की जगह ले ली है। हम इसमें अच्छी से अच्छी फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि दूर बैठे रिश्तेदारों को हम संपर्क कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह मोबाइल फोन मुसीबत की घंटी है। आजकल के बच्चे 24 घंटों में से 16 घंटे तो मोबाइल फोन पे ही लगे रहते हैं।
जैसे कि दुनिया ही बदल गई हो। देर रात तक मोबाइल चलाने से हमारी आंखें कमजोर होती है, नींद पूरी नहीं आती और शारीरिक परेशानियां सामने आती हैं। लोग अपने परिवार से दूर हो रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा है। दोस्तों, याद रखो, मोबाइल जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। आचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रभात। आज मैं स्नेही आपको एक ऐसे यंत्र के बारे में बताऊंगी जिसकी आवाज हम सबके कानों में सुबह शाम उठते बैठते पड़ती रहती है। सबके हाथ में रहता हूँ, करते हैं मुझको डायल, मुझसे बातें भी हो जाती है, इंटरनेट भी चल जाता है। घड़ी की जगह मैंने ले ली, अलार्म की जिम्मेदारी मेरी, कैलकुलेटर भी जाता, बच्चों को मैं गेम खिलाता। क्या अब आप बता सकते हैं कि मैं किस यंत्र की बात कर रही हूँ? जी हाँ, हम सबका प्यारा मोबाइल। आज के समय में ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके पास मोबाइल फोन न हो। हर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन होना अब एक आम बात है, क्योंकि मनुष्य इसका आदी हो चुका है। अब तो ऐसा ही लगता है जैसे सभी गुनगुना रहे हो, मुझे तो तेरी लत लग गई। मोबाइल न होने पर आज का मनुष्य एक पल के लिए भी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। आप इसे आसानी से अपने पर्स में, अपने जेब में डालकर कहीं पे भी ले जा सकते हैं। आज के एक साधारण स्मार्टफोन से आप अपने मीलों दूर बैठे प्रियजनों से बात कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और यहाँ तक कि इंटरनेट की मदद से सभी प्रकार की जानकारियों के बारे में भी जान सकते हैं। हम इंटरनेट के जरिए सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपने मित्रों से बात कर सकते हैं। खाली समय में हम अपने पसंदीदा वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि कैंडी क्रश, फ्रूट निंजा आदि। सोचिए कि आप कहीं किसी असुविधा में फंस गए हैं। असुविधा कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आपकी गाड़ी की दुर्घटना हो गई है और आपको अपने घर वालों से बात करनी है, या फिर आपकी तबीयत खराब है और आपको जल्दी डॉक्टर की जरूरत है। उस समय भी आपको मोबाइल फोन की आवश्यकता है। माना कि मोबाइल आज की एक चमत्कार है, लेकिन आप सबको ये बात तो पता ही होगी कि इस पृथ्वी पे हमें जिस भी चीज से लाभ होते हैं उसी चीज से हानि भी। मोबाइल ने हमारे माता पिता, भाई बहन के प्यार का एक बड़ा सा हिस्सा से छीन लिया है। घर में जितने सदस्य उतने ही मोबाइल। आज हम मित्रों से मिलकर नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर मजाक करते हैं। कई रिसर्चों से पता चला है कि मोबाइल से निकलने वाली हानिकारक किरणें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। कई बच्चे मोबाइल पर लंबी लंबी बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, चित्र और वीडियो देखते रहते हैं और इसी तरह अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। आज इंसान के जीवन में मोबाइल का महत्व खाने और पानी से भी जरूरी हो गया है। हम खाने और पानी के बिना तो फिर भी थोड़ी देर रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना नवा बना जैसे जल बिन मछली। यदि मनुष्य मोबाइल के उपयोग को अपने अनुसार नियंत्रित कर ले तो इसके कारण होने वाली मुसीबतों से बहुत सीमा तक बचा जा सकता है। विकास की आड़ में मानव इस कदर हो चुका अंधा है। मोबाइल फोन में SMS है, इंटरनेट है, आदि अनादि कुछ विराजमान है, पर विकास तो वही अच्छा है जिसमें सुख है, चैन है, आराम है। धन्यवाद। जमाना तो मोबाइल फोन का है, यहाँ टेलीफोन का क्या काम है? मुख्याध्यापिका जी, अध्यापक और मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम समायरा शर्मा है और आज का मेरा विषय मोबाइल अभिशाप या वरदान है। विज्ञान की राह दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही है। रोजाना बाजार में हमारी सुख सुविधा ऐसे ऐसे उपकरण आ गए हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं। एक जमाना होता था जब लोगों के घर में बड़े बड़े काले रंग के टेलीफोन सेट किए जाते थे। बात करने के लिए ट्रंक कॉल बुक हुई जाती थी। पहले तो टेलीफोन सिर्फ अमीरों के पास ही होता था, लेकिन आजकल रिक्शे वाले, सब्जी वाले के पास भी मोबाइल
से टेलीफोन की जगह ले चुका है। खास बात तो यह है, ना ही इसमें तार या एंटीना का कोई चक्कर है, ना ही ये टेलीफोन जितना बड़ा है। हम इसे जेब में, पर्स में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन मोबाइल फोन में हम केवल बात ही नहीं, हम उसमें फेस चैट भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन में लिखित संदेश यानी कि SMS की भी सुविधा है। ओहो, सिनेमा देखने जाना हो, मोबाइल फोन है ना, कतार में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओहो, हवाई जहाज या रेलगाड़ी में सफर करना है, कोई कतार में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है, मोबाइल है ना। देखिए, आजकल तो मोबाइल फोन की कितनी ज्यादा वरदान है, लेकिन जैसे जिंदगी सिर्फ खुशी पे ही नहीं टिकती, कभी ना कभी तो दुख आते ही हैं। शायद आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ इसकी हानियों की। जैसे मोबाइल फोन के साथ देर तक बात करने से हमें कैंसर या ब्रेन ट्यूमर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चे ज्यादा देर तक गेम्स खेलते हैं तो उन्हें चश्मे भी लग सकते हैं। और तो और भूत प्रेत के बाद चोरी का भी किस्सा सामने आया है। सट्टेबाजियों के पीछे भी मोबाइल फोन का ही हाथ है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो मोबाइल फोन के वरदान उसके अभिशापों से कई कम है। लेकिन अगर हम अपनी पूरी कोशिश करें तो उसे पूरी तरह से सुरक्षित बना सकते हैं। विकास की आड़ में मानव इस कदर हो चुका अंधा है, विकास की आड़ में मानव इस कदर हो चुका अंधा है, वो खुद ही विकास को, खुद ही मानव को दे रहा कंधा है। मोबाइल में SMS है, इंटरनेट है, आदि विरादी गुण विराजमान है, लेकिन विकास तो वही अच्छा है जिसमें सुख है, चैन है, आराम है। धन्यवाद। जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? आपके माता पिता की नहीं, आपके दोस्तों की नहीं, भगवान जी की नहीं। चलिए एक और कोशिश, हाथों में थामकर इसकी शान, चल दिए सड़क पर सुनने किसी फिल्मी धुन का गान। चल रहे बीच सड़क पर इस नई पीढ़ी के युवा तमाम, जान अपनी दांव पर लगाकर, कुछ पल की खुशियां पाकर, विज्ञान जिसे लाया एक आविष्कार बनाकर, बन गया वो एक अभिशाप दिखाकर। अब तो आप सब जान ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोबाइल की। सुप्रभात, मेरा नाम है रहमत और आज का मेरा विषय है मोबाइल, एक वरदान या अभिशाप। मोबाइल एक ऐसा आविष्कार है जिसे बने ज्यादा समय नहीं हुआ, पर इसका महत्व बहुत ज्यादा हो गया है। मोबाइल ने हमें एक दूसरे के करीब कर दिया है। हम कभी भी, कहीं भी और किसी से भी बात कर सकते हैं। आपातकालीन स्थितियों में मोबाइल बहुत काम आता है, जैसे किसी आपात दुर्घटना में पुलिस या डॉक्टर से संपर्क करना, दूर बैठे रिश्तेदारों से खैर खबर पूछना आदि। व्यवसाय के क्षेत्र में भी मोबाइल बहुत खास हो गया है। अपने कर्मचारियों और ग्राहकों से संपर्क करना और उनकी जानकारी लेना मानो बच्चों का खेल हो गया है। पर जहां मोबाइल के अनेक फायदे हैं, वहां सिक्के के दो चेहरों के प्रकार मोबाइल के नुकसान की सूची भी बहुत लंबी है। आज मोबाइल के अंदर इंटरनेट के इस्तेमाल ने हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से घेर लिया है। कई अनुसंधानों में पाया गया है कि मोबाइल सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। इसका सही उपयोग करना है हम सबको। इसका सही उपयोग करना है हम सबको। रास्ते में कभी मत उठाओ जब ये बजे कुछ कहने को। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, बच्चों में दिमागी असंतुलन जैसी बीमारियां मोबाइल की वजह से बहुत बढ़ गई हैं। इसे अपने जीवन पर हावी न होने दें। प्रकृति से मिले। दोस्तों, याद रखो, मोबाइल जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं।
मोबाइल मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। धन्यवाद। आपका आदमी चाहे रहने खाने को हो दूर, पर मोबाइल उसके पास होगा जरूर। मोबाइल आदमी के आता है उसका रात दोपहर सुबह हो या शाम। मोबाइल फोन की है कहानी, लाभ के साथ साथ इसकी कुछ हानि। मोबाइल फोन वरदान है हमेशा, आज तय करेंगे हम और आप। नमस्कार, मेरा नाम पुलकित वर्मा है। मैं कक्षा 4 से का छात्र हूँ। जैसे आपको पता ही चल गया होगा कि आज का हमारा विषय है मोबाइल फोन वरदान है हमेशा। मोबाइल फोन इस शताब्दी का अभूतपूर्व संस्कार है। यह हमारे जीवन में अभिन्न अंग है, सदा हमारे साथ रहता है और विश्व में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण भी बन गया है। यहाँ मोबाइल फोन की संख्या आबादी से भी अधिक हो गई है। मोबाइल फोन के संख्या लाभ है, जैसे इमरजेंसी, डॉक्टर या पुलिस को बुलाने का, घर से बाहर होने से परिवार वालों दोस्तों से संपर्क रखने का, किसी को तत्काल तक संदेश पहुंचाने का, किसी दुर्घटना का चित्र खींचने का। परंतु असंख्य लाभों के साथ साथ इसकी कुछ हानियां भी हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल नशे की हद तक बढ़ जाने के कारण यह अनेक दुर्घटनाओं के कारण भी बन रहे हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने से सड़कों पर रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। नौजवान लड़के लड़कियां 24 में से 16 घंटे मोबाइल फोन पर ही लगे रहते हैं। उन्हें परिवार वालों दोस्तों के सामने बैठ के उनसे बात करने तक का मन नहीं करता, जिनसे वह डिप्रेशन और अकेलेपन जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार भी बन सकते हैं। जहां मोबाइल फोन ने ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग में हमारी मदद की है, वही वायरस और हैकिंग के द्वारा लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। मोबाइल फोन के आने के बाद कुछ लोग उस पर अपनी पल पल की खबर डालते रहते हैं, जो उनकी निजी जिंदगी के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। मोबाइल फोन की जहाँ संख्या लाभ है, वही दुर्घटनाओं घटनाओं से सिद्ध होता है कि इसकी कुछ हानियां भी है। मोबाइल फोन अतः इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल किया जाए और इसे अभिशाप न बनने दिया जाए, वरदान ही रहने दिया जाए। धन्यवाद। मुझे जगाता मोबाइल कहलाता है, दूर दूर तक बात कराता, सही समय बतलाता है। नंबर डायल करो किसी का, पता ठिकाना बतलाओ, मुट्ठी में इसको पकड़ो और संग कहीं भी ले जाओ। इससे नेट चलाओ, बात करो दुनिया भर में, बटन दबाते ही मोबाइल काम टॉर्च का देता है। सेल फोन इस युग का है छोटा सा कंप्यूटर, गुना भाग करने वाला बन जाता है कैलकुलेटर। सुप्रभात, मैं नूर नंदा कक्षा 4 का विद्यार्थी आपके सामने भाषण पेश करना चाहता हूँ, जिसका विषय है मोबाइल के वरदान या अभिशाप। मोबाइल का आविष्कार विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन है। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल मुसीबत के वक्त बहुत काम आता है। मोबाइल में अगर हमने सिम कार्ड ना डाला हो तो आपत्तिकाल डायलर के द्वारा अपने पास वाले पुलिस थाना, अग्निशामक दल और एम्बुलेंस को संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल पढ़ने में बहुत काम आता है। मोबाइल में अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप में नई नई चीजें खोज सकते हैं। मोबाइल में हम पेटीएम जैसे सॉफ्टवेयर में भारत को कैशलेस बना दिया है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही मोबाइल के भी 2 पहलू हैं, वरदान या अभिशाप। मोबाइल के वरदान तो बहुत है, लेकिन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करके इसको अभिशाप भी बना दिया है। जो लोग मोबाइल में घंटों बात करते हैं, उनको कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जो बच्चे मोबाइल में बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, उनके लिए वो हानिकारक होता है, उनकी आंखें खराब हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए हमें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार मोबाइल के 2 पहलू होते हैं, वरदान या अभिशाप। पर यह तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उसके लाभ उठाए या हानि। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, विकास की आड़ में मनुष्य इस कदर हो चुका है अंधा, खुद ही विकास और बदल को दे रहा है कंधा। पर विकास तो वही अच्छा जिसमें सुख, चैन और
बहुत अच्छे हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा यानी शानदीप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने वैज्ञानिक यंत्र मोबाइल फोन के ऊपर कुछ विचार रखना चाहता हूँ। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने 1970 में अमेरिका में किया था। मोबाइल फोन दूर संचार का एक आधुनिक साधन है। इसके द्वारा हम कभी भी, कहीं भी और किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल फोन में हम इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, यानी कि हम किसी भी चीज की जानकारी बड़ी आसानी से खोज सकते हैं। इस यंत्र ने हमारी जिंदगी की रफ्तार को बहुत तेज कर दिया है। जहाँ इसके इतने वरदान हैं, वहाँ इसके कई अभिशाप भी हैं। इसका सबसे बुरा परिणाम आज के युवाओं पर है। फोन की लत इन युवाओं को दिन भर फेसबुक और चैटिंग में व्यस्त रखती है, जिसके कारण वह घर में किसी से बात करने का समय नहीं निकाल पाते। कई रिसर्चों से पता चला है कि मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसका सबसे बुरा परिणाम यातायात की दुर्घटनाओं में देखा गया है। इसके अतिरिक्त बच्चे लंबे समय तक गेम्स खेलते हैं, बात करते हैं, फोटो और वीडियो देखते हैं और सही मायने में कहे तो समय की बर्बादी करते हैं। अंत में मैं इस विषय पर पहुंचा हूं कि मोबाइल फोन के लाभ कम और नुकसान ज्यादा हैं। आज जब आप सबको मोबाइल फोन के फायदे और नुकसान पता चल गए हैं, तो जितना हो सके इससे दूर रहिए और जरूरत पड़ने पर ही इसका उपयोग करें। धन्यवाद। बहुत अच्छे शाम। अब आ रही कक्षा 4D की अवन्या। दूरियों को मिटा दे, है जिसमें ये दर्द, टीवी हो या कैमरा, रेडियो हो या कंप्यूटर, जिसमें ये सभी है, संसार का सबसे बड़ा और अच्छा माध्यम। हाँ दोस्तों, ये मोबाइल ही है, नहीं है किसी से का। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। आज मैं अवन्या कक्षा 4 की छात्रा आपके सामने एक ऐसे विषय पर कुछ कहने वाली हूँ जो किसी के भी जीवन से अछूता नहीं है। ये मोबाइल ही है। मोबाइल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। चाहे गरीब हो या अमीर, सबके हाथ में मोबाइल देखा जा सकता है। हद तो ये है कि कुछ लोग मोबाइल को हाथ में लेकर सोने भी लगे हैं। मोबाइल निश्चित रूप से विज्ञान का चमत्कार है, पर अब ये हमारी जरूरत से कुछ बढ़कर आने लगा है। पहले हम खेलने के लिए दोस्तों और ज्ञान और पढ़ाई के लिए माता पिता या शिक्षक पर निर्भर थे, पर अब तो ऐसा लगता है जैसे मोबाइल इनकी जगह ले चुका है। मोबाइल से हम न केवल बात कर सकते हैं, बल्कि SMS भी भेज सकते हैं। इंटरनेट भी मोबाइल पर यानी सोने पे सुहागा। गूगल के रूप में 24 घंटे हमारे सामने एक शिक्षक मौजूद रहता है। बिना मोबाइल के तो व्यवहार शायद संभव नहीं है, यानी हमारी हर सोच मोबाइल से ही प्रभावित हुई लगती है। शायद ये वरदान ही है, परंतु जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही मोबाइल के फायदों के साथ उसके नुकसान भी जुड़े होते हैं। मोबाइल पर घंटों बात करना कैंसर जैसी बीमारियों को बुलावा देना है। स्कूली छात्र वह छात्राओं द्वारा मोबाइल का दुरुपयोग आम बात है। वाहन चलाते हुए मोबाइल के प्रयोग से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अंततः हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये वरदान है या अभिशाप। एक तरफ मानव अपनी ही सुख सुविधाओं के लिए नए नए उपकरण बना रहा है, दूसरी तरफ स्वयं ही उनका दुरुपयोग करके मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अतः सरकार को ये दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। माता पिता को भी ये उपकरण बच्चों को छोटी उम्र में नहीं लाके देने चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि विकास की आड़ में इस कदर मानव हो चुका अंधा है। खुद ही विकास, खुद ही पतन को दे रहा गंधा है। मोबाइल में SMS है, इंटरनेट है, आदि आदि के गुण विद्यमान है, पर विकास तो वही अच्छा है जिसमें सुख चैन है, आराम है। धन्यवाद। बहुत अच्छे अवन्या। अब आ रही है सहजप्रीत कौर। मोबाइल ने लोगों को जोड़ा, कंप्यूटर ने समय है मोड़ा। आसमान में जा सकते हैं सब, शिक्षा के कारण है ये सब। सुप्रभात प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक और मेरे प्रिय साथी। आज मैं सहजप्रीत कौर 4th की छात्र आपके समक्ष अपने विचार मोबाइल फोन वरदान और अभिशाप पर बताऊंगा। इस आधुनिक समय में शायद ही कोई होगा जिसके पास मोबाइल फोन
भी ले जा सकते हैं और मीलों दूर बैठे प्रियजनों से बात कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से चैट और मैसेज भेज सकते हैं, गाने और वीडियो का आनंद ले सकते हैं। आज के स्मार्टफोन में इंसान सिर्फ फोटो खींच सकते हैं। ये एक छोटी कंपनी की तरह काम करती है। नेविगेशन ऑप्शन से हम रास्ता जान सकते हैं। इससे व्यापार को भी बढ़ावा दिया है। हम इससे दूसरे देशों की कंपनियों से व्यापार कर सकते हैं। ये बात कानून में भी मदद करता है। पुलिस भी मोबाइल फोन में बातचीत का रिकॉर्ड चेक कर कानूनी गतिविधियों को रोक सकती है। मोबाइल फोन के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। ये बार-बार परेशानी देने वाला यंत्र है। हमें गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन में बात नहीं करनी चाहिए, वह दुर्घटना बन सकती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है। बच्चे इसमें बहुत देर तक गेम खेलते हैं और बात करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। हमारे मोबाइल फोन में कुछ गुप्त जानकारी होती है, जो कि गलत हाथों में जा सकती है। कुछ लोग मोबाइल फोन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। हमें मोबाइल फोन को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अभिशाप में धन्यवाद। अपने मोबाइल फोन के बिना एक सेकंड भी रह सकते हैं? क्या आप प्रतिदिन 6 से 10 घंटे अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट का उपयोग करते हैं? आदरणीय मुख्याध्यापिका जी एवं मेरे पीढ़ी से पाठी, आज मैं दृष्टि से चौथी डी की छात्रा आपके समक्ष मोबाइल फोन के फायदे और नुकसान की चर्चा करने आई हूँ। आज के दिन ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके पास मोबाइल फोन ना हो, लेकिन हर कोई यह बात तो जानता ही है कि इस पृथ्वी पर जिस भी चीज को मनुष्य से लाभ होगा उसी चीज से हानि होगी। चलिए पहले मोबाइल फोन के फायदे के बारे में कुछ बात करते हैं। पहली बात, आप आसानी से अपने मोबाइल फोन को कहीं भी ले जा सकते हैं। आप कुछ ही सेकंडों में अपने मीलों दूर प्रेमजनों से बात कर सकते हैं। आज एक साधारण स्मार्टफोन की मदद से आप फोटो ले सकते हैं, गाने और वीडियो का आनंद ले सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंटरनेट की मदद से जानकारियों के बारे में जान सकते हैं। आप नेविगेशन ऑप्शन की मदद से बिना कोई रास्ता खोए आप अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच सकते हैं। ऐसे कई क्रियाएं हैं जो आप अपने मोबाइल फोन की मदद से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नुकसान। कुछ लोग मोबाइल में इतने मगन हो जाते हैं कि दिन रात उस पर उपयोग करते हैं। कुछ बच्चे मोबाइल की बुरी आदत लगा लेते हैं, जिसमें लंबे समय तक मोबाइल पर बात करते हैं, गेम्स खेलते हैं, गाने और वीडियो देखते रहते हैं। सही मायनों में अगर मैं कहूँ तो समय की बर्बादी करते हैं। आज जो मनुष्य दिन रात मोबाइल पर उपयोग करता है उसमें अपनी कुछ गोपनीय जानकारियों को भी रख लेते हैं। सोचिए कि अगर आपका मोबाइल खो जाता है जिसमें आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां हो, ऑनलाइन पासवर्ड हो, अपने लोगों के नंबर हो, सब कुछ लोगों के सामने साझा हो जाएगा। जी हाँ, यह बात तो पूरी तरीके से सही है कि आपको लाभ कम और नुकसान ज्यादा। अगर आप ये बात जान ही चुके हो तो अपने मोबाइल फोन के समय को कम करिए। अपने मोबाइल फोन को छूने की भी कोशिश मत करिए जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो या रास्ते पर चल रहे हो। धन्यवाद। धन्यवाद बेटी। अब आप सारे समझ ही गए होंगे कि मोबाइल का प्रयोग हमें किस हद तक करना चाहिए। विशाल भवन, रातें सड़कों पर दौड़ती चमकती गाड़ियां सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। एक ऐसा जीवन जो सुख सुविधाओं से भरा हो केवल महानगरों में ही देखने को मिलता है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायकगण, अध्यापकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं मुस्कान चड्ढा इसी विश्व मानवीय जीवन वरदान अभिशाप पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज के युग में मानवों का जीवन भागा भाग से भरा है। हर इंसान एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अधिक से अधिक सुख सुविधाएं जुटाने के चक्कर में महानगरों के लोग तनाव और जिंदगी का शिकार हो रहे हैं। सुबह ऑफिस जाना तथा रात को घर आने तक कई प्रकार की समस्याएं शहरी लोगों को घेरे रहती हैं। इन सब समस्याओं के कारण इंसान तनाव में रहते हैं और ये तनाव उनके मस्तिष्क को कभी शांत नहीं कर पाता।
ही समय ना निकल जाए और इस वजह से वे अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। वे अपने स्वास्थ्य को भुलाकर हर समय कार्य करते रहते हैं। उन्हें अपने परिवार में बैठने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, जिसके फलस्वरूप वे बीमारी में अपने घेर है। अगर हम गांव की बात करें तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वे कठिन परिश्रम है, सुख सुविधाएं भी कम, परंतु मनुष्य का जीवन संतोष से भरा है। जिस इंसान के पास जितना है वे उसी में सुखी है। इसलिए गांव की स्थिति बहुत विकट परिस्थितियों में ही आती है। मानवीय जीवन में संभव नहीं है, परंतु मानवीय जीवन समाज सुख सुविधाएं होने के कारण इंसान अपने कार्यों में ही व्यस्त रहता है। लोगों में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना, सहानुभूति, दया तथा ममता आदि भाव निरंतर लुप्त होते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप डकैती, चोरी, हत्या, मारकाट एवं अन्य अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग कई वर्षों तक अपने पड़ोसियों से बिना परिचय के काम चला रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय का अभाव है। सुबह से शाम तक पैसे कमाने की धूम में खोया इंसान अपने पारिवारिक रिश्तों को भूलकर अपनी ही धुन में खोए रहता है। हमारे भारतवर्ष में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई को महानगर की संज्ञा दी गई है, जहां का ऐशोआराम का जीवन किसी बाजार से कम नहीं है। महानगरों में खेलकूद, मनोरंजन अथवा व्यवसाय आदि के लिए सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त महानगरों में कुशल चिकित्सक एवं चिकित्सा के सभी साधन उपलब्ध होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कुछ ही समय में रोगी को उत्तम चिकित्सक उपलब्ध कराई जाती हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय, कॉलेज महानगरों में हैं। इन सब सुख सुविधाओं के कारण ही मानवीय जीवन कहलाता है, परंतु प्रदूषण, मिलावटी चीजें, समय का भाव, स्वार्थीपन की नजर से मानवीय जीवन सिक्के के दो पहलुओं की भांति वरदान व अभिशाप सम्मिश्रण है। धन्यवाद। लोगों से भरा बाजार, मानो सपनों का साथ। सुप्रभात प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, निर्णायकगण और मेरे मित्रों। मैं अकमजोत सिंह, कक्षा 5A का छात्र। आज मैं बात कर रहा हूँ महानगर की जीवन शैली की। महानगर शब्द सुनते ही आपको क्या आगे झलकती है? ऐसी तस्वीर जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें, भागते दौड़ते वाहन, चमकती चमकती रातें और सजी धजी दुकानें हैं। पहले तो इस तस्वीर का मतलब था लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो या शिकागो, पर अब भारत भी इस दौर में पीछे नहीं है। दिल्ली की मेट्रो, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, चेन्नई की मरीना बीच, मुंबई का गेटवे, ये सब प्रसिद्धियां ले गई हैं हमारे भारतवर्ष को महानगरियों के दौर में। एक तरह से सोचे तो महानगर का जीवन किसी रंगीन सपने से कम नहीं। यहाँ का गतिशील जीवन, सुख सुविधाएं सबको आकर्षित करती हैं, चाहे खेल कूद हो, मनोरंजन या व्यवसाय। यहाँ सब उच्च कोटि के साधन उपलब्ध हैं। आवश्यकता पड़ने पर पलक झपकाते ही कुशल चिकित्सक मिल जाते हैं। बच्चों के लिए उच्च कोटि के स्कूल, कॉलेज आदि भी यहाँ उपलब्ध हैं। महानगर एक ओर जहाँ मनुष्य को भौतिक सुख प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे लोगों को अभिशापित जीवन की ओर भी ले जाते हैं। महानगर का जीवन आज वरदान के साथ साथ अभिशाप भी बन गया है। कारखानों एवं मोटर गाड़ियों की बढ़ती संख्या ध्वनि, जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि कर रही है। लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरों में मिलता मिलावटी खाने पीने का सामान और यहाँ का बढ़ता प्रदूषण यहाँ के लोगों को बीमार कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या के बराबर संसाधनों का विकास न होने के कारण यहाँ का जीवन बहुत ही संघर्षमय हो गया है। अपनी जीवन प्रक्रिया को चलाने में इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि अब लोगों में प्रेम, भाईचारा, दया तथा सहानुभूति के भाव कम होते जा रहे हैं। कई साल पड़ोसी से बिना परिचय किए ही निकल जाते हैं। हर कोई अपनी ही धुन में खोया हुआ है। निर्धन और निर्धन बनता जा रहा है और धनी और धनी बनता जा रहा है। लोगों में
दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि महानगरीय जीवन सिक्के के दो पहलुओं के भांति वरदान व अभिशाप दोनों का सम्मिश्रण है, जिसमें यहाँ मिलने वाली सुख सुविधाओं के साथ साथ लोगों में घटते रिश्तों का दुख भी है। धन्यवाद। जहाँ जीवन की तेज है, जहाँ जीवन की रफ्तार, मिले जहाँ सुविधाएं अपार, ऐशो आराम से भरी है जहाँ जीवन की डगर, सपनों का संसार सा लगे महानगर। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे प्रिय सहपाठियों। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायकगण, अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों। महानगर वरदान या अभिशाप, इस विषय पर मैं शालिका अरोड़ा आज आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महानगर से तात्पर्य ऐसे नगर से है जहाँ लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे कई महानगर हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। लोगों के आकर्षण का मुख्य कारण यहाँ पर मिलने वाली सुविधाएं हैं जो हमारे गांव और कस्बों में आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। बड़े बड़े स्कूल, अस्पताल, मनोरंजन के साधन, यातायात के साधन, खाने पीने की चीजों की उपलब्धता आदि कई प्रकार की सुविधाएं हैं जो एक आम आदमी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। गांव में रोजगार के अवसर कम होते हैं। युवा वर्ग अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने, ऐशो आराम की जिंदगी बिताने निरंतर शहरों की ओर पलायन कर रहा है। इन्हीं कारणों से शहरों में आवास समस्या, प्रदूषण, रोजगार के कम होते अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं आदि जैसी कई गिरावटें भी पेश आ रही हैं। शहरी जीवन सदा ही तीव्र गति से भागता है और सदा ही व्यस्त रहने वाला दिखाई देता है। अपने आप को बनाए रखने के लिए एक मानव को एक यंत्र की तरह काम करना पड़ता है और इसी चक्कर में वो अपने परिवार, सगे संबंधियों के लिए समय नहीं निकाल पाता है। बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने हेतु पेड़ काटे जा रहे हैं, नए नए उद्योग बनाए जा रहे हैं जो प्रदूषण के बढ़ने का मुख्य कारण बनता जा रहा है। दिन ब दिन गाड़ियों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण हद से ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो लोगों को बीमारियों का शिकार बनाता जा रहा है। यहाँ का जीवन सुख सुविधापूर्ण, आकर्षक, भड़कीला और आनंददायक दिखाई देता है, जो असल में है भी। यहाँ पर कहीं भी जाने के लिए आसानी से वाहन उपलब्ध हो जाते हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं से बाजार भरे पड़े हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए कुछ न कुछ तो कमा ही लेता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण स्वच्छ पानी का अभाव, प्रदूषण, स्वास्थ्य, ऐसी कई समस्याएं हैं जो लोगों को यहाँ के निवासी जूझते हैं। राजधानी दिल्ली आज सबसे प्रदूषित महानगरों में शामिल हो गई है। जहाँ महानगरीय जीवन अपनी सुविधाओं से एक वरदान था, वही यहाँ ने विषमताएं लोगों को अभिशप्त भारतीय जीवन जीने के लिए बाध्य करती हैं। धन्यवाद। अब आपके सामने आ रहे हैं कक्षा 5 अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके सामने महानगरीय जीवन वरदान या अभिशाप पर कुछ विचार बोलने जा रहा हूँ। ईश्वर ने केवल गांव बनाया था, जबकि मानव ने नगर का निर्माण किया। मानव प्रारंभ के दिनों में गांव का ही वासी था, किंतु मानव की आवश्यकताओं और स्वयं को विकसित करने की इच्छा ने शहर को जन्म दिया। आज भी भारत के 70% लोग गांवों में रहते हैं। गांवों के लोग महानगरों की ओर आकर्षित होते हैं। वास्तव में महानगरों की ओर गांवों के लोग आते थे। हमारे भारतवर्ष में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को महानगर कहा गया है। महानगर जहाँ एक तरफ मनुष्य जीवन के लिए वरदान है, वहीं दूसरी ओर अभिशाप भी है। बहुत से ग्रामीण लोग शहरों में आ रहे हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब महानगर पहले की तुलना में संघर्ष होता जा रहा है।
महानगर में हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। यहाँ बिजली पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन जैसे जैसे यहाँ का विस्तार हो रहा है, यहाँ पर हरियाली कम हो रही है, जिससे यहाँ का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों के ज्यादा पैसे बीमारियों में खर्च हो रहे हैं। महानगर जहाँ एक तरफ सुख सुविधाएं हैं, वहीं दूसरी ओर कमियां भी हैं। प्राय देखने को मिलता है कि गांवों से लोग शहरों में आ रहे हैं। महानगरों में हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। यहाँ पर मनोरंजन, नौकरियां आदि से हर संसाधन उपलब्ध होता है। लोगों में प्रेम, भाईचारा, दया और ममता कम होती जा रही है। लोगों को पता ही नहीं हमारे पड़ोस में कौन रहता है, वे अपनी ही धुन में खोए रहते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं कि महानगर और महानगर के दो एवं हैं, वरदान तथा अभिशाप। अब आ रहे हैं कक्षा 5B के श्रेष्ठ। कितना भोला जीवन था, सब हंसते थे, खिलखिलाते थे, मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, तारे लोरियां सुनाते थे, खट्टी मीठी आमियां था, खूब सेहत बनाते थे। न जाने कहाँ गए वो दिन, अब तो ना खाने का समय है, ना सोने का, ना हंसने का, ना रोने का। भाग रहा है मानव मशीन की तरह, अब डर है हर वक्त ना जाने क्या होने का। बचा लो खुद को, क्यों रोबोट बने जा रहे हो। मानव जीवन अमूल्य है, अब डर है इससे खोने का। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों। मेरा नाम श्रेष्ठ है, मैं कक्षा 5B का छात्र हूँ। इस कविता से आपको यह तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि आज का विषय क्या है। आज का विषय है महानगरीय जीवन, वरदान या अभिशाप। आज मैं इस विषय पर भाषण देने जा रही हूँ। महानगर से तात्पर्य है ऐसा नगर जिसमें लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। महानगर में रहने वाले लोग जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, उसे महानगरीय जीवन कहते हैं। महानगरों में प्रायः सभी व्यवस्थाओं, वर्गों, धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, यातायात, रोजगार और मनोरंजन की कोई कमी नहीं। एक और महानगर में रहना जीवन के लिए वरदान है, तो दूसरी ओर महानगर में रहना जीवन के लिए अभिशाप से कम नहीं। महानगरों का जीवन भागों भाग से भरा है। सब एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सब अधिक से अधिक सुख सुविधाएं जुटाना चाहते हैं। आज का इंसान सदैव ही व्यस्त दिखाई देता है। आज के इंसान के पास समय का अभाव है। उसके पास अपने परिवार के लिए भी पर्याप्त समय नहीं होता है। सुबह ऑफिस से लेकर रात घर आने तक हजारों समस्याएं घिरी रहती हैं। इस कारण उसके तनाव में दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है। वह इसी चक्कर में उलझा रहता है कि इससे कैसे निपटा जाए। इस कारण उसका मस्तिष्क कभी आराम नहीं कर पाता है। वह अपने स्वास्थ्य को भूलकर कार्य करता रहता है, जो कि अच्छा नहीं है। रोजगार की खोज में गांव के लोग पलायन कर शहरों में आते हैं और जिससे कि शहरों में बढ़ती संख्या के कारण आवास, पानी बिजली, यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है। बढ़ती आबादी के कारण झोपड़ बस्तियों का निर्माण हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में इनमें रह रहे हैं। बेहदकारी के कारण हत्या, चोरी, डकैती जैसे अपराधों का जन्म हो रहा है। लोगों में ममता, दया, सहानुभूति जैसे खत्म हो रही है। मुसीबत में इंसान को अकेले ही जूझना पड़ता है। समाज का कोई भी व्यक्ति सहायता के लिए आगे नहीं आता। मैं बस यही कह सकता हूँ कि महानगर में रहना एक तरह से वरदान है, तो दूसरी ओर बढ़ते अपराधों के कारण महानगर में रहना
किसी अभिशाप से कम नहीं। धन्यवाद। बहुत अच्छे से। अब आ रहे हैं कक्षा 5B की तनवीर। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों। मेरा नाम तनवीर सिंह है। मैं कक्षा 5वीं ब का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने महानगरीय जीवन वरदान या अभिशाप पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महानगर अर्थात ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखानों, दुकानों तथा दौड़ते वाहनों आदि से पूरी घनी आबादी वाला शहर। हमारे भारतवर्ष में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई को महानगरों की संज्ञा दी गई है। महानगरीय जीवन मनुष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, परंतु दूसरी ओर यह अभिशाप भी है। प्रायः देखने को मिलता है कि गांवों से लोग शहरों तथा महानगरों की ओर पलायन करते हैं। महानगरों का जीवन सुख सुविधाओं की चकाचौंध उन्हें आकर्षित करती है। खेलकूद, मनोरंजन अथवा व्यवसाय आदि के लिए यहाँ सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं। महानगरों में उत्तम चिकित्सक भी उपलब्ध होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कुछ ही समय में रोगी को उत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सकती है। रोजगार के दृष्टिकोण से भी महानगरों में व्यक्ति को काम धंधा मिलना कठिन नहीं है। अगर व्यक्ति चाहे तो काम धंधा खोजने में अवश्य सफल हो सकता है। विज्ञान के विकास के कारण महानगरों में अधिक सुविधा संपन्न भी हुई है। नई नई वैज्ञानिक खोजों का उपयोग पहले महानगरों में ही किया जाता था। महानगरों के निवासियों को यातायात के अतिरिक्त चिकित्सा, संचार आदि क्षेत्रों में नई नई सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिक्षा संस्थानों की भी महानगरों में कमी नहीं है। महानगरों की जहाँ इतनी सारी खूबियां हैं, वहीं आज महानगरीय जीवन यथार्थ से अलग अलग भी हुआ है। गांव कस्बों का भाईचारा महानगरों में देखने को नहीं मिलता, बल्कि महानगरों में भाईचारा नहीं देखने को मिलता। महानगरों में परस्पर प्रेम एवं भाईचारे की संस्कृति भी महानगरों में देखने को नहीं मिलती और इनसे महानगरों की हरियाली और खुशहाली नष्ट हुई है। महानगरों के लोगों का शुद्ध सांस लेना दुर्लभ हो गया है। महानगरों में जनसंख्या वृद्धि के साथ गंदगी के ढेर और गंदे नालों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण निवासियों को शुद्ध हवा सांस लेना दुर्लभ हो गया है। गांव कस्बों की तुलना में महानगरों में तेजी से बीमारियां फैलती हैं। बच्चे जन्म से ही अस्वस्थ हो रहे हैं। ताजे खाद्य पदार्थ के लिए महानगरों के लोग तरसते हैं। डिब्बाबंद वस्तुएं ही उन्हें सरलता से मिल पाती हैं। इसलिए महानगर किसी वरदान के समान है तो उसमें अभिशाप भी है। धन्यवाद तनवीर। अब आ रही है कक्षा 5C की कंगना। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, हमारे अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों। आज मैं कंगना कक्षा 5वीं से आपके सामने महानगरीय जीवन, वरदान व अभिशाप के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। आखिर यह महानगर होता क्या है? महानगर का अर्थ ऊंची ऊंची इमारतों, बड़े बड़े कारखानों, दुकानों तथा घनी आबादी वाले शहर को महानगर से जाना जाता है। हमारे भारतवर्ष में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई व चेन्नई को महानगर से जाना जाता है। महानगरों की ओर बढ़ रहे हो और बढ़ती भीड़ के कारण
महानगरों के दमघुट वातावरण में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। महानगरों का जीवन भागम भाग से भरा है। सब एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं। अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए अधिक से अधिक सुख सुविधाएं जुटाने के चक्कर में फिर तनाव का शिकार हो रहा है। सुबह ऑफिस से लेकर रात को घर आने तक उससे 1000 प्रकार की समस्या घेरी रहती है। इसी कारण उसके तनाव में दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी रहती है। बस उसे एक ही चिंता रहती है कि समय कम ना पड़ जाए। वे अपने स्वास्थ्य को भूलकर कार्य करते रहता है। उसे अपने परिवार के साथ ठीक समय भी नहीं मिल पाता है, जो कि अच्छा नहीं है। परिणाम और क्या? मानसिक बीमारियां। महानगरों के खान पान में मिलावट होती है तथा प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। महानगरों में प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। पहला, वायु प्रदूषण। महानगरों के दौड़ते वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं बहुत जहरीला होता है। इस धुएं से अस्थमा जैसी कई बीमारियां हो सकती है। क्या आपको पता है, जापान के महानगर टोक्यो में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो गई थी कि वहां के लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। उन्हें कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती थी। दूसरा, जल प्रदूषण। महानगरों में जल प्रदूषण एक आम ही बात है। जल प्रदूषण से अनेक बीमारियां हो सकती हैं। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण। महानगरों में 10 बजे के बाद डीजे चलाना एक अपराध है, फिर भी लोग तो मानते ही नहीं है। इसी कारण बूढ़ों में स्वास्थ्य की बीमारियां, बच्चों को पढ़ाई में मुश्किल और कुछ लोगों को सुनने की बीमारियां हो रही है। गांव में स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। पूछो क्यों? क्योंकि गांवों में कड़ा परिश्रम है तथा वहाँ का जीवन संतोष से ही भरा है। जिसके पास जितना है वह उतने में भी खुश रहता है। अतः तनाव की स्थितियां भी कम ही परिस्थितियों में ही आती है, और अगर आती है तो वे भी उससे आसानी से निकल जाते हैं। महानगरों में ये संभव नहीं होता है। वरदान, महानगरों में नौकरी की काफी सुविधाएं होती हैं। महानगरों में कॉलेज, स्कूल व अस्पताल की भी काफी सुविधाएं होती हैं। तो दोस्तों, महानगरीय जीवन वरदान समान तो है ही, लेकिन उसमें अभिशाप भी है। आप में से सहमत है ना? हाँ। धन्यवाद। चैन होता है क्या? किसी को खबर नहीं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठी। आज मैं गौरी, कक्षा 5वीं की छात्रा, आपको महानगरीय जीवन वरदान और अभिशाप पर के विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नगरों के महानगर बनने की प्रक्रिया में नगरों के विकास के साथ उनमें प्रत्येक दृष्टिकोण से विस्तार हुआ है। हमारे देश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इन 4 प्रमुख नगरों का क्षेत्रफल में बहुत अधिक विस्तार हुआ है। इस विस्तार में निकटवर्ती कृषि योग्य भूमि और अन्य क्षेत्रों को भी सम्मिलित करके वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, कल कारखाने आदि निर्माण किए गए हैं। महानगरों के विकास की इस प्रक्रिया में जहाँ एक ओर रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर महानगरों का वातावरण दूषित हुआ है। आज रोजगार की आशा में दूर दराज के गांव कस्बों के लोग भी महानगरों की ओर बढ़ रहे हैं, और बढ़ती भीड़ के कारण महानगरों के दमघुट वातावरण में लोगों का जीवन दूभर हो गया है। महानगरों की ओर लोगों का आकर्षित होने का प्रमुख कारण रोजगार है। गांव कस्बों और छोटे नगरों की तुलना में महानगरों में रोजगार के अधिक अवसर हैं। महानगरों में उद्योग धंधों के विकास के अतिरिक्त रोजगार के अन्य अनेक साधन उपलब्ध हैं। नौकरियों के लिए सरकारी,
गैर सरकारी कार्यालय महानगरों में ही अधिक हैं। महानगरों की बढ़ती जनसंख्या के कारण यहाँ यातायात की आवश्यकता भी बढ़ी है और यातायात के विभिन्न साधनों के संचालन हेतु नौकरियों में भी वृद्धि हुई है। रोजगार के दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि व्यक्ति महानगरों में काम धंधा खोजने में अवश्य सफल हो सकता है। विज्ञान के विकास के कारण महानगरों का जीवन अधिक सुविधा संपन्न भी हुआ है। नई नई वैज्ञानिक खोजों का उपयोग पहले महानगरों में ही किया जाता है। महानगरों के निवासियों को यातायात के अतिरिक्त चिकित्सा, संचार आदि क्षेत्रों में भी नई सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिक्षा संस्थानों की भी महानगरों में कमी नहीं है। आज मनुष्य को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए महानगरों की शरण में जाना पड़ता है। महानगरों में ऐसे अनेक वरदान हैं जो मनुष्य के जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। महानगरों का तेज जीवन मनुष्य के मन मस्तिष्क का भी विकास कर रहा है। यही कारण है कि महानगरों की नई पीढ़ी अधिक महत्वाकांक्षी है। महानगरों में गांव कस्बों की तुलना में बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण यहाँ बच्चे जन्म से ही अस्वस्थ हैं। महानगरों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं तो कठिनाइयां भी कम नहीं है। यहाँ अनेक वरदान है तो अभिशाप भी है। धन्यवाद। धन्यवाद गौरी। बच्चों, आपने अभी तक बड़े धैर्य से इनको सुना है। 10 मिनट की और बात है। अगर आप इसी तरीके से बातें करते रहेंगे तो इन बच्चों का उत्साहवर्धन कैसे होगा। अब आ रही है कक्षा 5 की प्रवलीन कौर। 5 पहली सतही लापता से हो गए लगता, हमारे हर तरफ टलकाए खड़ी, कहाँ पर ढूंढेंगे हम अपनी जमीन। एक घर पर दूसरा घर चढ़ रहा है, छू रही है माथे आसमान को, आदमी से आदमी टकरा रहा है अनोखी इस शहर की दास्तां। ट्रेन, कार, मोटरसाइकिल, यहाँ सब चीजें ही गतिमान हैं। इसलिए तो नहीं आती नजर कोई महानता। सुप्रभात आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों। आज मैं प्रवलीन कौर कक्षा 5वीं से आपको महानगरीय जीवन के बारे में बताऊंगी। महानगर अर्थात ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कल कारखाने, दुकानें तथा दौड़ते वाहनों आदि से भरा घनी आबादी वाला शहर। हमारे भारतवर्ष में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता अथवा चेन्नई को महानगर की संज्ञा दी गई है। हर वर्ष महानगरों की जनसंख्या उक्त कारणों से बढ़ती ही जा रही है। इसके कारण महानगरीय जीवन पहले की तुलना से अधिक संघर्षीय हो गया है। यहाँ खेलकूद, मनोरंजन और व्यवसाय के लिए सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं और अगर किसी रोगी को उत्तम चिकित्सा की आवश्यकता हो तो कुछ ही देर में उसे वह उपलब्ध कराई जा सकती है। व्यक्ति में छिपी प्रतिभा को विकसित करने हेतु यहाँ सकारात्मक वातावरण भी मिलता है। शिक्षा की दृष्टि से भी महानगरों में उत्तम वातावरण पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं जिधर देखो उधर भागम दौड़ है, नहीं ठहरा कहीं भी इंसान। प्रकृति की गति ने की है गति, सांस लेने को शुद्ध हवा नहीं है, हो रही है आदमी की दुर्गति। इसलिए हर शख्स है लगता क्रुद्ध, है मशीनी से यहाँ की जिंदगी। महानगरीय जीवन की समस्या, जिस तीव्र गति से महानगरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस गति से संसाधनों का विकास हो पाना संभव नहीं है। धनी व निर्धन के बीच का अंतर और गहराता जा रहा है। कल कारखानों एवं मोटर गाड़ियों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि से जल, ध्वनि और वायु प्रदूषण सभी में वृद्धि हुई है। महानगरों में
वाले लोगों के लिए यह प्रदूषण घातक साबित हुआ है। लोगों में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, सहानुभूति, दया आदि भाव निरंतर लुप्त होते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप चोरी, डकैती जैसे घटिया अपराधों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है। महानगरों में जल संकट भी है। बहुत सारे लोगों ने इस विषय पर अपनी राय दी है। जल के बिना तो हम एक पल भी नहीं रह सकते। सोचो क्या हाल होगा उन लोगों का जिनको जल के बिना अपना गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन इस समस्या का एक उपाय है कि यदि बारिश के पानी को उचित ढंग से संचित किया जाए तो शायद कुछ हो सकता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि महानगरीय जीवन सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, वरदान व अभिशाप का सम्मिश्रण। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण। हमारे सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छे ढंग से अपने अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। कुछ अन्य प्रतिभागी भी हैं जिन्हें कंसोलेशन प्राइज के लिए चुना गया है। उनमें से सबसे पहले है कक्षा 3C की अर्शनूर कौर। समय का पहिया चलता आ जाए, कभी धूप तो झांक के लाए। समय कभी भी व्यर्थ न होना, समय पे जगना, समय पे सोना। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापक और मेरे प्रिय साथियों। आज मैं अर्शनूर कौर, तीसरी कक्षा की छात्रा, समय का पहिया के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। समय का पहिया चलता जाए, समय अपनी गति से बढ़ता रहता है। यह वह पहिया है जो कभी रुकता नहीं है, उसे रुकने की शक्ति भी किसी में नहीं है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है और न किसी के लिए अपनी चाल धीमी करता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। कोई दौलत उसे कमाई जा सकती है, कोई विद्या उसे याद की जा सकती है, और स्वास्थ्य चिकित्सा द्वारा घटाया जा सकता है, पर थोड़ा समय किसी प्रकार लौट नहीं सकता। यदि एक बार ये चल जाए तो कभी वापस नहीं आता, उसके लिए केवल पश्चाताप ही रह जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह समय का सही उपयोग करे, क्योंकि समय का कई बार उपयोग किया जा सकता है। कोई भी समय को खरीद या बेच नहीं सकता। जो समय अनुसार काम करने की आदत रखते हैं, उनके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। दुनिया के सारे समय लोगों ने दूसरों में गुजारे, समय का ज्यादा सदुपयोग किया। इसके बाद से आगे निकल गया। कबीरदास जी ने समय का गुणगान इस प्रकार किया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, दोहरी करेगा कब। अत्यंत समय के पहिए के साथ चलने वाला व्यक्ति ही समझदार कहलाता है। आओ आज हम सब ये प्रण लें कि हम समय का हमेशा सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अर्शनूर। अब अगले हैं एकनूर कौर, कक्षा 4D। आप सभी से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखें। आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रभात। आज मुझे ऐसे यंत्र के विषय पर बोलने का अवसर मिला है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चा, जवान या बूढ़ा, हर किसी के जीवन का अंग बन चुका है। ये यंत्र है मोबाइल। हमारे बिल्कुल भी एक भी आवाज नहीं आएगी, ध्यान पूर्वक सुनिए। हमारे दिन की शुरुआत जब कभी मंदिर, गुरुद्वारों की घंटियों से होती थी, अब उसकी जगह मोबाइल ने ले ली है। छोटा हो या बड़ा, सस्ता हो या महंगा, हर एक की जरूरत बन गया है। हम अपने प्रियजनों से बातचीत कर सकते हैं,
मोबाइल को कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं। और हमारे प्यारे व्हाट्सएप और फेसबुक तो हमें इस प्रकार मिला देते अभी भी बहुत शोर आ रहा है। जैसे हम आमने सामने हो। ऐसा लगता है कि Quiet, sit down. ऐसा लगता है कि हर एक दिन कह रहा हो, तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन डले, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। पर आपने कभी सोचा है मोबाइल ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। जैसे जब मोबाइल हाथ में आता है तब समय का पता ही नहीं चलता। जो बच्चे अपने मित्रों के साथ घर के बाहर खेलते थे, अब उनका समय मोबाइल में व्यर्थ हो जाता है। ये हमारी आंखों के लिए भी नुकसानदेह है। अब पत्र लिखने का भी चलन लगभग बंद हो चुका है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें ऐसे यंत्रों का सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हरकीरत सिंह, फाइट से। एक घर पर दूसरा घर चल रहा, छू रही इमारतें हैं आसमां, आदमी से आदमी टकरा रहा है अनोखी इस शहर की दास्तां। महानगर अर्थात ऊंची ऊंची इमारतों, बड़े बड़े कल कारखानों, दुकानों तथा दौड़ते वाहनों आदि से पूरे घनी आबादी वाला शहर। विश्व के कुछ प्रमुख महानगर हैं वाशिंगटन, लंदन, पेरिस आदि। भारत में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई तथा दिल्ली हैं। महानगरीय जीवन में अनेक वरदान हैं तो अभिशाप भी कम नहीं। महानगरों के गतिशील जीवन में अनेक सुविधाएं, भौतिक सुख व अन्य सुविधाएं मनुष्य को आकर्षित करती है। खेल कूद, मनोरंजन तथा व्यवसाय के लिए यहाँ सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं। महानगरों के कुशल जीवन में चिकित्सीय साधन उपलब्ध होते हैं। पठन पाठन की दृष्टि से भी महानगरों में उत्तम वातावरण पाया जाता है। यही कारण है कि महानगरों की नई पीढ़ी अधिक महत्वाकांक्षी है और जीवन में कुछ कर दिखाने का उसमें अधिक उत्साह है। महानगरीय जीवन में ऐसे अनेक वरदान हैं जो मनुष्य को जिंदगी में सफल होने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। महानगरीय जीवन मनुष्य के मन मस्तिष्क में भी विकास कर रहा है। पीछे बैठे बच्चे आराम से सुनेंगे। महानगरों की ओर बढ़ती भीड़ के कारण महानगरों के दमघोट वातावरण में लोगों का जीवन दूभर हो गया है। गांव, कस्बों, आपसी भाईचारा महानगरों में देखने को नहीं मिलता। महानगरीय जीवन के विकास के कारण हमारे देश की हरियाली और खुशहाली नष्ट हुई है। बढ़ते प्रदूषण के कारण यहाँ बच्चे जन्मते ही अस्वस्थ हो रहे हैं। महानगरीय जीवन में अनेक सुविधाएं हैं तो कठिनाइयां भी कम नहीं। इससे हमें यह पता चलता है कि महानगरीय जीवन सिक्के के दो पहलुओं की भांति वरदान व अभिशाप का सम्मिश्रण है। सभी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता का रिजल्ट जानने के